राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है सपनों का किराया। सुबह के 7 बजे थे। दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले में तंग गलियों के बीच बसा छोटा सा मकान। अंदर से आवाज़ें आने लगी थीं। अम्मा, चाय तैयार है क्या? हाँ बेटा, बस 2 मिनट। नीरज ने अपनी शर्ट की कॉलर ठीक करते हुए रसोई की तरफ देखा। उसकी माँ कमला देवी चूल्हे के पास खड़ी चाय बना रही थीं। नीरज की पत्नी रचना अभी भी बेडरूम में बच्चों को तैयार कर रही थी। 7 साल की छोटी सी प्रिया और 5 साल का आरव स्कूल जाने के लिए बैग पैक कर रहे थे। कमला देवी ने चाय का कप ट्रे में रखते हुए कहा, नीरज, आज ऑफिस से जल्दी आना, शाम को मेहमान आने वाले हैं। नीरज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी माँ, कोशिश करूँगा। वह ट्रे लेकर ड्राइंग रूम में आया। वहाँ रचना बच्चों को नाश्ता खिलाने में लगी हुई थी। नीरज ने चाय का कप अपनी माँ को देते हुए कहा, अम्मा, आजकल आप थोड़ी थकान सी लग रही हैं, डॉक्टर से चेकअप करवा लीजिए। कमला देवी ने हल्की सी सांस ली। बेटा, उम्र हो गई है, थकान तो लगेगी ही, लेकिन घर का काम तो देखना ही पड़ता है। रचना ने धीरे से कहा, माँ जी, आप आराम कीजिए, मैं सब संभाल लूँगी। कमला देवी ने रचना की तरफ देखा और मुस्कुराई, लेकिन उनकी मुस्कान में कुछ और था, जैसे कोई बात दबी हुई हो। नीरज ऑफिस चला गया। बच्चे स्कूल बस में बैठकर चले गए। घर में अब सिर्फ कमला देवी और रचना रह गए थे। रचना रसोई साफ कर रही थी जब कमला देवी ने आवाज़ लगाई, रचना बेटा, इधर आना। रचना ने हाथ पोंछे और सामने आकर खड़ी हो गई। बैठो, कमला देवी ने कहा। रचना बैठ गई। कमला देवी ने कुछ पल चुप रहकर कहा, देखो बेटा, अब घर में सब बड़े हो गए हैं। नीरज की नौकरी अच्छी चल रही है, बच्चों की पढ़ाई भी महंगी हो रही है। तुम भी तो घर में रहती हो, कुछ जिम्मेदारी तो उठानी चाहिए ना। रचना ने शांत स्वर में कहा, जी माँ जी, मैं तो रोज़ घर का सारा काम करती हूँ, बच्चों को स्कूल भेजती हूँ, खाना बनाती हूँ, सब संभालती हूँ। कमला देवी ने सिर हिलाया। वो तो ठीक है, लेकिन अब एक और बात सोचनी होगी। रचना ने थोड़ा चौंक कर पूछा, क्या बात माँ जी? कमला देवी ने सीधे कहा, तुम्हें भी नौकरी करनी चाहिए, घर का खर्च बढ़ रहा है, नीरज अकेला कितना संभालेगा। रचना कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, माँ जी, मैंने पहले भी कई बार कहा था कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ, लेकिन आपने कहा था कि बच्चों को छोटा छोड़कर बाहर जाना ठीक नहीं। अब अचानक? कमला देवी ने बीच में ही टोक दिया, अब परिस्थिति बदल गई है बेटा। पहले बच्चों की उम्र कम थी, अब वे स्कूल जाने लगे हैं। तुम्हें भी घर के लिए कुछ करना चाहिए। रचना ने गहरी सांस ली। उसे याद आया कि शादी के बाद से ही वह घर संभाल रही थी। नीरज की नौकरी में ट्रांसफ़र होते रहे, लेकिन वह हर नए शहर में घर बसाती रही, कभी शिकायत नहीं की। लेकिन आज पहली बार उसे लगा कि उसकी मेहनत को सिर्फ काम समझा जा रहा है, सम्मान नहीं। ठीक है माँ जी, रचना ने कहा, मैं कोशिश करूँगी। उस दिन शाम को जब नीरज घर लौटा तो माहौल थोड़ा अलग था। कमला देवी ने चाय के साथ ही बात शुरू कर दी। नीरज, रचना को भी नौकरी करनी चाहिए, घर का बोझ तुम अकेले पर मत डालो। नीरज ने रचना की तरफ देखा। रचना चुपचाप चाय पी रही थी। अम्मा, रचना घर संभालती है, बच्चों को देखती है, अगर वह नौकरी करेगी तो घर कौन देखेगा? कमला देवी ने तुरंत जवाब दिया, मैं हूँ ना, मैं बुजुर्ग हूँ, लेकिन अभी इतनी कमज़ोर नहीं हुई कि घर न संभाल सकूँ। रचना ने धीरे से कहा, नीरज, अगर आपकी सहमति हो तो मैं ट्राई कर सकती हूँ। नीरज ने कुछ सोचा और बोला, ठीक है, लेकिन पहले अच्छी नौकरी देखो, बच्चों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। अगले कुछ हफ्तों में रचना ने कई जगह इंटरव्यू दिए। आखिरकार उसे एक छोटी सी आईटी कंपनी में जॉब मिल गई। सैलरी अच्छी नहीं थी, लेकिन शुरुआत के लिए ठीक थी। ऑफिस घर से सिर्फ आधा घंटा दूर था। पहले महीने सब ठीक चला। रचना सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाती, बच्चों को स्कूल भेजती, फिर ऑफिस जाती। शाम को लौटकर फिर घर का काम। कमला देवी घर संभाल रही थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी शिकायतें बढ़ने लगीं। रचना, आज दाल में नमक कम था। रचना, बच्चों के यूनिफॉर्म नहीं धुले। रचना, तुम्हारे ऑफिस के कारण घर में अनुशासन नहीं रह गया। रचना चुपचाप सुनती और काम करती जाती, लेकिन अंदर ही अंदर वह थक रही थी। 3 महीने बाद एक शाम नीरज जल्दी घर आ गया। कमला देवी ने तुरंत उसे बुलाया, बेटा बैठो, आज एक ज़रूरी बात करनी है। नीरज बैठ गया। रचना भी रसोई से बाहर आई। कमला देवी ने कहा,
देखो, रचना की सैलरी अब घर में आ रही है, लेकिन खर्च भी बढ़ गया है। अब एक नया नियम बनाना होगा। रचना का दिल धड़कने लगा। कमला देवी ने सीधा कहा, रचना की पूरी सैलरी अब मेरे हाथ में आएगी। मैं घर का बजट बनाऊंगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। नीरज ने चौंक कर पूछा, अम्मा ऐसा क्यों? क्योंकि मैं इस घर की मालकिन हूँ। सब कुछ मेरी नज़र में होना चाहिए। बहू की कमाई घर की कमाई है। रचना ने शांत स्वर में कहा, माँ जी, मैं अपनी सैलरी से बच्चों की फीस, दूध और घर का कुछ खर्च खुद ही दे रही हूँ। बाकी नीरज देते हैं। कमला देवी ने सख्त आवाज़ में कहा, नहीं बेटा, अब पूरी सैलरी घर में आएगी। तुम्हें सिर्फ पॉकेट मनी मिलेगी। रचना ने नीरज की तरफ देखा। नीरज चुप था। रचना ने धीरे से कहा, माँ जी, मेरी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। मेरी माँ अकेली रहती हैं। कभी कभी उन्हें पैसे भेजने पड़ते हैं। कमला देवी हंस पड़ी। वो तुम्हारी माँ है, उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे भाई की है। यहाँ तुम इस घर की बहू हो। रचना की आंखें नम हो गईं, लेकिन वह रोई नहीं। उस रात रचना को नींद नहीं आई। वह बिस्तर पर लेटी छत की तरफ देख रही थी। नीरज सो चुका था। उसने धीरे से खुद से कहा, 8 साल से इस घर के लिए सब कुछ किया, लेकिन आज मुझे मेहमान समझा जा रहा है। अगले दिन ऑफिस में रचना का मन नहीं लगा। लंच के समय वह अपनी सहेली प्रिया के पास गई। प्रिया, मुझे लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए। प्रिया ने पूछा, क्या हुआ? रचना ने सारी बात बताई। प्रिया ने कहा, रचना, तुम्हें अपना अधिकार समझना चाहिए। तुम कमाती हो, घर संभालती हो, फिर भी सम्मान नहीं मिल रहा। रचना ने सोचा और शाम को घर लौटते हुए एक फैसला कर लिया। घर पहुंचकर उसने देखा कि कमला देवी और नीरज पहले से ही ड्राइंग रूम में बैठे थे, जैसे कोई मीटिंग होने वाली हो। रचना ने बैग रखा और शांत स्वर में कहा, माँ जी, आपने कल जो कहा था उसके बारे में सोचा मैंने। कमला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा, तो आज से तुम अपनी सैलरी मुझे दे दोगी। रचना ने धीरे से कहा, नहीं माँ जी। कमरे में सन्नाटा छा गया। नीरज ने चौंक कर कहा, रचना, क्या कह रही हो? रचना ने शांत लेकिन मजबूत आवाज़ में कहा, माँ जी, मैं पूरी सैलरी नहीं दूंगी। मैं घर का खर्च पहले की तरह बांट कर देती रहूंगी, लेकिन अपनी कमाई पर मेरा भी अधिकार है। कमला देवी का चेहरा लाल हो गया। यह क्या ज्यादती है? बहू होकर माँ से इस तरह बात कर रही हो। रचना ने कहा, माँ जी, मैं बहू हूँ लेकिन गुलाम नहीं। मैंने 8 साल तक बिना कुछ कहे घर संभाला। अब जब मैं कमाने लगी हूँ तो अचानक मेरी कमाई पर हक जताया जा रहा है। कमला देवी ने नीरज से कहा, बेटा देखो, तुम्हारी पत्नी क्या कह रही है। नीरज ने रचना से कहा, रचना, अम्मा की बात मान लो, घर में शांति रहेगी। रचना ने नीरज की तरफ देखा और धीरे से बोली, नीरज, अगर शांति के नाम पर मुझे अपना अधिकार छोड़ना पड़े तो मैं यह शांति नहीं चाहती। कमला देवी खड़ी हो गई। तो फिर इस घर में रहने का क्या मतलब? अगर घर की बहू ही घर के खिलाफ है तो? रचना ने बीच में ही कहा, माँ जी, मैं घर के खिलाफ नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने सम्मान के लिए खड़ी हूँ। उस रात घर में भारी सन्नाटा था। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। रचना ने अपने बच्चों को सुलाया और खुद अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह कमला देवी ने फिर बात शुरू की। रचना, कल रात जो हुआ उसे भूल जाओ। आज से सैलरी मेरे पास आएगी। रचना ने चुपचाप चाय बनाई और सबको दी। फिर उसने अपनी पर्स से एक छोटी सी डायरी निकाली और मेज़ पर रख दी। माँ जी, ये क्या है? नीरज ने पूछा। रचना ने शांत स्वर में कहा, पिछले 8 सालों का हिसाब। कमला देवी ने डायरी उठाई। अंदर लिखा था, हर महीने रचना ने कितना खर्च किया, कितना बचाया, बच्चों की फीस, दवाइयाँ, घर का सामान, सब कुछ। रचना ने कहा, माँ जी, शादी के बाद से मैंने कभी अपनी मर्जी से एक भी रुपया नहीं खर्च किया, सब घर के लिए। लेकिन आज जब मैं कमाने लगी तो मुझे मेहमान समझा जा रहा है। कमला देवी ने डायरी फेंक दी। यह सब नाटक है। रचना ने धीरे से कहा, नाटक नहीं माँ जी, सच है। और एक और सच बताती हूँ। वह उठी और अपनी अलमारी से एक फाइल निकाल कर लाई। ये क्या है? नीरज ने पूछा। रचना ने फाइल खोली। अंदर पुराने कागज़ थे। 3 साल पहले जब नीरज की नौकरी अचानक चली गई थी, तब 6 महीने तक घर का सारा खर्च मैंने अपने पुराने बचत खाते से चलाया था। आप लोगों को पता भी नहीं था कि मेरी शादी से पहले मेरी दादी ने मेरे नाम कुछ ज़मीन छोड़ी थी। मैंने उसकी बिक्री से पैसा लिया और घर चलाया।
नीरज की नौकरी फिर लग गई, लेकिन उस पैसों का हिसाब मैंने कभी नहीं मांगा। कमला देवी स्तब्ध थीं। रचना ने आगे कहा, माँ जी, मैंने कभी यह बात नहीं बताई क्योंकि मुझे लगता था कि यह मेरा परिवार है, लेकिन आज जब आप मेरी कमाई पर हक जता रही हैं तो मुझे भी अपना हक याद आ गया। नीरज ने फाइल देखी और चुप हो गया। कमला देवी ने कांपती आवाज़ में कहा, तो अब क्या चाहती हो, हमें घर से निकाल देगी? रचना ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज़ मजबूत थी। नहीं माँ जी, मैं किसी को घर से नहीं निकालना चाहती, लेकिन अब अपमान भी नहीं सहना चाहती। अब से घर में सब बराबर होंगे, मेरी कमाई पर कोई हक नहीं जताएगा और मुझे भी सम्मान के साथ रहने दिया जाएगा। कमला देवी कुछ देर चुप रहीं, फिर धीरे से बोली, मैंने कभी सोचा नहीं था कि बहू इतनी मजबूत निकलेगी। रचना ने कहा, माँ जी, मजबूत नहीं, बस थक गई थी चुप रह रह कर। उस दिन के बाद घर में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। कमला देवी अब रचना से काम के नाम पर नहीं बल्कि प्यार से बात करती। नीरज ने भी समझा कि पत्नी सिर्फ घर संभालने वाली नहीं बल्कि परिवार की एक मजबूत स्तंभ है। बच्चों को भी माँ की मेहनत का एहसास होने लगा। रचना अब ऑफिस जाती, घर संभालती, लेकिन अब कोई उसे सिर्फ बहू नहीं कहता, सब उसे परिवार की सदस्य के रूप में देखते। एक शाम जब सब ड्राइंग रूम में बैठे चाय पी रहे थे, कमला देवी ने रचना का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें कभी बहू समझा, लेकिन तुम तो बेटी हो। रचना की आंखें भर आईं। उसने कमला देवी के पैर छुए और कहा, माँ जी, अब सब ठीक है। नीरज ने मुस्कुराते हुए कहा, अब घर में असली मालकिन कौन है, यह तो सब जान गए। रचना हंस पड़ी, कोई मालकिन नहीं नीरज, बस सब मिलकर परिवार हैं। कुछ महीनों बाद रचना की सैलरी बढ़ गई। अब वह बच्चों को अच्छी पढ़ाई दिला रही थी, अपनी माँ को भी नियमित मदद पहुँचा रही थी। घर में खुशियाँ लौट आई थीं, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह था कि अब कोई भी रचना से पूछता था, तुम थक तो नहीं गई? रचना मुस्कुराकर जवाब देती, अब थकान नहीं लगती, क्योंकि अब मेरी मेहनत का सम्मान मिलता है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि परिवार में हर सदस्य का योगदान महत्वपूर्ण होता है, चाहे वह घर संभालने वाला हो या कमाने वाला। लेकिन सम्मान और बराबरी के बिना कोई भी रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक सकता। जिस दिन हम दूसरों की मेहनत को सिर्फ काम समझते हैं, उस दिन हम परिवार नहीं, बोझ ढोने वाले बन जाते हैं। लेकिन जब हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तब घर सचमुच घर बनता है। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे। धन्यवाद।